हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ इनके उत्तर भी देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पेपर में बन सकते हैं वैसे ही कुछ प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन को करके जाइएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। यहाँ पर आपको क्लास 12th बायोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे उत्तर सहित यहाँ पर आपको मिलने वाले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुनरुद्भवन से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। इस विधि में जीव के शरीर का कोई भाग टूटने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर विकसित हो जाता है। उदाहरण भी दिए गए स्पंज और हाइड्रा। ठीक है, तो पुनरुद्भवन यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो। चलिए इसके बाद हम दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इसी में अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। ठीक है, तो सीट्रस जैसे कुछ आवृत्त बीजों के बीजों में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करने की परिघटना बहुभ्रूणता कहलाती है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो, या तो पुनरुद्भवन या बहुभ्रूणता। ठीक है, जो भी आपको जल्दी से याद हो जाए उस प्रश्न को 2 अंक के लिए प्रश्न आपको ऐसे बन सकता है जिसमें आपको लाइनिंग में परिभाषा पूछी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हो, या शिशु मृत्यु दर क्या होती है। तो शिशु मृत्यु दर का आशय जीवन के प्रथम वर्ष में मृत्यु दर को मापना है और एक निर्धारित वर्ष में 1 वर्ष से कम उम्र की मौतों की संख्या को 1000 जीवित जन्मों की संख्या द्वारा विभाजित करके इसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे गणना की जाती है ये भी देख लिया, किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तो यूक्रोमेटिन है और यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यूक्रोमेटिन की परिभाषा, तो क्रोमोसोम का वह हिस्सा जो जीन सांद्रता में समृद्ध होता है। 2 से 3 अंक के लिए आपको ये प्रश्न बन सकता है, लगभग 2 अंक के लिए। तो क्रोमेटिन के शिथिल रूप से पैक होता है, इसे यूक्रोमेटिन कहा जाता है। वे प्रतिलेखन के दौरान सक्रिय है। यूक्रोमेटिन क्या होता है, डायनामिक जीनोम के अधिकतम हिस्से को नाभिक के अंदरूनी हिस्से में शामिल करता है और कहा जाता है कि यूक्रोमेटिन में पूरे मानव जीनोम का लगभग 90% हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये यूक्रोमेटिन की परिभाषा हो जाएगी, समृद्ध होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चंस का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, IIT, JEE मेंस, एडवांस, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये यूक्रोमेटिन की परिभाषा हो जाएगी, समृद्ध होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हेटेरोक्रोमेटिन। जिसको यूक्रोमेटिन याद नहीं हो पाएगा या उसको समझ नहीं पा रहे हो तो हेटेरोक्रोमेटिन करिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो फिर दोनों करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आपके पास समय कम है। तो यहाँ पर याद आपके लिए होगा, जो पहले से याद है उसको याद कर लीजिए। दोनों में से कोई एक आपको आ सकता है, दोनों साथ में नहीं आएंगे, अथवा में ही आएंगे। ठीक है, गुणसूत्रों का क्षेत्र जो DNA विशिष्ट उपभेदों के साथ तीव्रता से सना हुआ है और अपेक्षाकृत संगठित है, हेटेरोचेटिन के रूप में जाना जाता है। वे नाभिक में DNA के कसकर भरे हुए रूप है। हेटेरोक्रोमेटिन का संगठन इस तरह से अत्यधिक कॉम्पैक्ट है कि ये प्रोटीन के लिए दुर्गम है, जो जीन अभिव्यक्ति में लगे हुए, यहाँ तक कि उपरोक्त कारण से गुणसूत्र पार करना संभव नहीं है। परिणामी होने के साथ साथ उन्हें आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हेटेरोक्रोमेटिन की परिभाषा। ठीक है, तो ये आपको दोनों में से कोई एक याद कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेटास्टेसिस क्या होता है। ठीक है, 2 अंक के लिए प्रश्न बन सकता है। तो जब कैंसर कोशिका एक ऊतक से दूसरे ऊतक या अंगों में स्थानांतरित होती है तो वहाँ द्वितीयक ट्यूमर बनाती है। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिका रुधिर के माध्यम से नए स्थानों पर जाकर नए ट्यूमर का निर्माण करती है। ठीक है, उस क्वेश्चन को अच्छे से आप लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे प्रश्नों को तैयार जरूर कीजिए। तो एक BOD है जिसमें BOD का पूरा नाम आपको आ सकता है। इसके अलावा हम BOD का सबसे पहले पूरा नाम देख लेते हैं। तो BOD का पूरा नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है वह BOD कहलाती है। गौर मतलब है कि उच्च स्तर के BOD का मतलब पानी में मौजूद
कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा को विघटित करने हेतु अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यह क्या है, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की मांग, इसका नाम होता है हिंदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। यह एक निर्दिष्ट तापमान और निर्दिष्ट समय पर दिए गए पानी के नमूने में मौजूद अकार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए एरोबिक जीवों द्वारा आवश्यक भंग ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। ठीक है, ये बीओडी हो जाएगा, इतना आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर डीएनए और आरएनए में अंतर, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को तैयार करना है। डीएनए आरएनए तो हमेशा आता है, इसमें आरएनए में आपको लगभग 3 से 4 अंतर आ सकते हैं, तो आप इसमें 3 अंतर याद कर सकते हो। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है, इसमें इसके अणु डीऑक्सीराइबोस प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो यही है। और इसमें शर्करा अणु राइबोस प्रकार के होते हैं। ठीक है, डीएनए में अधिकतर केंद्रक या गुणसूत्री थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें और भी अंतर है, इनको अंतर को भी आप तैयार कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको पुनर्योगज जो प्रोटीन है उसके कार्य यहाँ पर या उपयोग यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही है, उसके महत्व उपयोग यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होता है। या जीन क्लोनिंग नाम से भी आता है, तो ये भी आपको सेम करना है। ठीक है, तो इस तकनीक या जीन क्लोनिंग के द्वारा हमें वांछित गुणों वाले जीनों को अन्य जंतु के व पौधों में प्रत्यारोपित करके इनकी अच्छी किस्में तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई। इस तकनीक के द्वारा आनुवंशिक रोगों का भ्रूणावस्था में पता लगा जा सकता है, ये किसका आप यहाँ पर उपयोग लिख सकते हो। और इसमें क्या होता है, क्रमीकरण, यानी यहाँ पर जो जीन के क्रमीकरण है उसमें भी सहायता मिलती है। और इसके अलावा जीन क्रिया नियमन के अध्ययन में इसमें सुविधा हुई है। और भी बहुत सारे इसमें कार्य जो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इस तकनीक के द्वारा उत्कृष्ट किस्म के प्रतिजैविक का भी उत्पादन किया जाता है, इसके प्रमुख कार्य और उपयोग हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन में अंतर, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी सारे प्रश्न, इसमें भी 3 अंतर आपको आ सकते हैं। तो अंडाणुजनन, यह प्रक्रिया अंडाशय में प्रारंभ होती है लेकिन निषेचन के समय पूर्ण होती है। शुक्राणुजनन में यह प्रक्रिया वृषण की शुक्राणुजन नलिका में होती है। इनकी वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी अवधि तक बनी रहती है अंडाणुजनन की, जबकि शुक्राणु में यह वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है। इसमें एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु तथा 2 या 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती है। और भी अंतर है इसमें, जैसे इसके अंडाणु अचल होते हैं, अंडाणु में कायांतरण नहीं होता, इसमें शुक्र कायांतरण होता है और जो है चल शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, ये अंतर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव देख ले। देखिए किण्वन जो पीती यहाँ पर फर्मेंटर में बनता है, संयंत्र वगैरह दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े जो फर्मेंटर है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनेगा इसमें, औद्योगिक उत्पादन में, किसी घरेलू औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, किन्हीं भी 4 यहाँ पर आ सकता है आपको, 4 घरेलू औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका होती है, ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म किण्वित पेय यहाँ पर हो सकता है, इसके 4 आप देख सकते हो। एक तो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक में भी आप इसका लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको पढ़कर आप जा सकते हो और इसको लिख सकते हो। पेनिसिलिन वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन इसमें किया गया है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीसीआर क्या होता है, पीसीआर का फुल फॉर्म वगैरह इसका संक्षिप्त वर्णन करने आपको आ सकता है। ठीक है, इसके चरण भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, इसको पीसीआर कहा जाता है। तो यह क्रिया क्या होती है, जिसके द्वारा वांछित डीएनए खंड की पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जा सकती है। यह आपको ज़्यादा मार्किंग में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसका चित्र भी याद रख लीजिएगा। इस प्रकार से जो 30 साइकिल्स इसमें बन रहे हैं, प्राइमर्स एनेलिंग है, डिनोस्ट्रेशन है, एक्सटेंशन है और रीजन टू बी एम्पलीफाइड है, हीट है यहाँ पर कैसे निकल रही है, तो ये चीज़ें आपको इसमें नोट करना। ठीक है, ये श्रृंखला अभिक्रिया का चित्र अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है सारे के सारे प्रश्न। इसमें क्या होता है, इस विधि द्वारा प्रयोगशाली परिस्थितियों में वांछित जीन की 1 अरब प्रजातियां प्राप्त की जा सकती है। पीसीआर का सिद्धांत क्या होता है, उच्च ताप पर डीएनए का विकृतीकरण हो जाता है, दोनों रज्जु अलग अलग हो जाने पर डीएनए पॉलीमरेज इनकी प्रतिलिपि तैयार कर देता है, अतः मूल द्विरज्जु के अणु प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को उच्च ताप पर बार बार दोहराने से डीएनए की अनेक प्रतियां मिल जाती हैं। इसकी आवश्यकता याद कर सकते हो, 3 से 4 आवश्यकता है इसकी विधि। अब इसके चरण जो हमें लिखना है, इसमें क्वेश्चन में आपको आ सकता है इसके कितने चरण होते हैं, सभी चरणों को समझाइए। पहला होता है डीएनए विकृतीकरण, दूसरा एनिलिंग होता है, तीसरा होता है विस्तार यानी एक्सटेंशन। ठीक है, तो इन प्रक्रियाओं को भी पढ़ना बिल्कुल ना भूले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम देख रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पीसीआर का महत्व भी पढ़कर जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हो, एक ये प्रश्न बनता है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीक के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, इसके 3 अनुप्रयोग पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
थोड़ा सा आप डिटेलिंग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में लिख दोगे, जैसे किसी भी प्रकार के जीवधारी जिनके जीनों को कुछ फेरबदल कर परिवर्तित किया जाता हो अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं, ठीक है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। थोड़ा सा वर्णन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग पूछे जाएंगे, तो तीनों में से यहाँ पर आपको बहुत सारे दिए गए, 5 दिए गए, कोई भी 3 याद कर लीजिए आपको, या फिर 5 भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको 2 को मिलाकर 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 प्रयोग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एल्कोहल व ड्रग्स के हानिकारक प्रभाव, या इसको हानिकारक प्रभाव कोई दूसरा वर्ड बोलेंगे, कुप्रभाव या दुष्प्रभाव। 3 वर्ड आ सकते हैं इसमें से, कोई भी दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव, कुप्रभाव, हानिकारक प्रभाव। तो बहुत बुरे होते हैं हमेशा इसके प्रभाव, कोई लाभ इससे नहीं होता है। तो इसमें आपको बहुत सारे जो है पढ़ना, जैसे इसके सबसे पहला प्रभाव शारीरिक रूप से, यानी आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा प्रभाव व्यवहारगत भी मिलता है, व्यवहार में बहुत बुरा बर्ताव कई बार शामिल हो जाता है। फिर दीर्घकालीन प्रभाव जो लंबे समय तक चलता है, जिसके कारण देखिए अल्कोहल या ड्रग्स लेने से बहुत सारे प्रभाव इसमें शामिल है। तो ये 3 प्रभाव से कोई भी बता सकते हैं। यदि ज़्यादा अंक में आता है तो आप इसको बता सकते हो, या फिर यहाँ पर जो है शॉर्ट में 2 से 3 पॉइंट याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें है प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, एक महत्वपूर्ण है। ये कुछ प्रभाव है जो आप इसमें देख सकते हो, 2 से 3 प्रभाव लिख सकते हो। ज़्यादा अंक में आता है, थोड़े ज़्यादा आप समझा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंडल का प्रभाविता नियम या अपूर्ण प्रभाविता नियम, ठीक है, इनमें से कोई भी, दोनों में से एक आ सकता है। तो हम अपूर्ण प्रभाविता देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से ही समझाना, चित्र सहित बनाना है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता वंशागति का एक प्रकार होता है। किसी विषम युग्मजी अवस्था में एक एलील अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता। इसके फलस्वरूप दोनों जनकों के बीच का एक नया फिनोटाइप बनता है। निम्न 2 पादपों में अपूर्ण प्रभाविता को आसानी से देखा जा सकता है। 4 ओक लॉक प्लांट या मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मेजस में शुद्ध लाल रंग के पुष्प वाले पौधों का संकरण सफेद रंग के पुष्प वाले पौधों से कराने पर गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा वर्णन हो जाएगा। इसमें चित्र है, जैसे लाल पुष्प सफेद पुष्प का वर्णन करके F1 और F2 पीढ़ी के बारे में बताया। चित्र जरूर बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा अंक में आता है तो चित्र बनाना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें एग्जाम्पल आपने दे दिया है, तो ये पूरा हो जाएगा। पूर्ण प्रभाविता का आपको अच्छे से इसमें लिख देना है। चाहो तो आप इसको अपने, यदि पहले से याद किया हुआ है बहुत अच्छे से, तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने 12th बायोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ में इसके उत्तर भी देखे। ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर न हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ईयरली के अकॉर्डिंग मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।